सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टाइम्स ऑन भारत का मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हाजिर हूं, न्यूज उदय जिसका नाम है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज सीएम योगी समेत बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे अमित शाह। लखनऊ में बीजेपी के महाअभियान की भी करेंगे शुरुआत। यूपी में अंत्योदय पर बुक लॉन्च भी करेंगे। विकास दीपोत्सव की शुरुआत कर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। बोले, अयोध्या जाने से डरती थी सरकारें, मंत्री नहीं लेते थे राम और कृष्ण का नाम। अगले महीने यूपी में छात्रों को लैपटॉप बांटने को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश ने साधा निशाना। बोले, अगर वो लैपटॉप चलाना जानते थे तो पहले ही बांट देते। ललितपुर में खाद के लिए लाइन में लगे किसान की मौत के बाद आज पीड़ित किसानों से मिलेंगी प्रियंका गांधी। बुंदेलखंड में खाद की किल्लत से परेशान है किसान। आज गोवा के पणजी में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी ममता बनर्जी। शाम को मंदिरों में दर्शन कर जनता से भी मिलेंगी बंगाल की सीएम। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन और प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 2013 की बाढ़ के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद एक्टर रजनीकांत अस्पताल में भर्ती। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में रजनीकांत का इलाज जारी। 2 दिन पहले ही मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ ने उड़ाई कोविड नियमों की धज्जियां। कोरोना के फिर बढ़ते संक्रमण के चलते चीन समेत कई देशों के शहरों में लगा है लॉकडाउन। रूस, यूक्रेन और बुल्गारिया में रिकॉर्ड मौतें दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद घाटी से लौट रहे प्रवासी। सुपौल समेत बिहार के कई जिलों से गए लोग जम्मू कश्मीर से लौट रहे। एनडीए की 141वीं पासिंग आउट परेड आज। पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी होंगे शामिल। आज मुंबई के आर्थर रोड जेल से हो सकती है आर्यन खान की रिहाई। ड्रग्स केस में कल बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है जमानत। मुकुल रोहतगी समेत बचाव पक्ष के वकीलों ने दी थी दलीलें। हाईकोर्ट से आर्यन को राहत मिलने पर मंत्री नवाब मलिक ने किया ट्वीट। शाहरुख खान की फिल्म के डायलॉग को ट्वीट कर लिखा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मामले की जांच में शामिल होंगे प्रभाकर सेल। डिप्टी डीजी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर आज सबूत और प्रभाकर के बयान दर्ज करवाने को कहा। मुंबई के ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी की बड़ी मुश्किलें। पुणे की अदालत ने पुराने धोखाधड़ी के मामले में 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। मिर्जापुर के एक निजी स्कूल में शरारत करने पर 2nd क्लास के स्टूडेंट को उल्टा लटकाया। तस्वीर वायरल होने के बाद आरोपी स्कूल प्रबंधक मनोज विश्वकर्मा के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के सूरत में आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पेशी। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने पर मानहानि मामले में दर्ज होंगे बयान। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कल कोर्ट ने कहा कि पटाखे बैन का फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, लोगों की जान जरूरी। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई जांच और केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च अदालत सुनेगी दलीलें। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद सीबीआई डायरेक्टर तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेश होने को कहा। वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर के खिलाफ ठाणे कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी परमवीर के खिलाफ वारंट के लिए लगाई अर्जी। सत्र अदालत में आज होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। 5 दिन का उनका ये दौरा है, जिसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। बता दें, प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में सबसे पहले इटली पहुंचेंगे और उसके बाद में ब्रिटेन जाएंगे। आज से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री रोम और वेटिकन सिटीज में रहेंगे। यहाँ पर 16वें G20 के समिट में पीएम मोदी को हिस्सा लेना है। पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रोम यात्रा के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, महामारी से स्वास्थ्य में सुधार और जलवायु परिवर्तन पर G20 सम्मेलन में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही G20 के नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर ग्लासगो पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी COP26 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं 1 और 2 नवंबर को होने वाली इस विशेष आयोजन में पर्यावरण सुरक्षा और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा आयोजित है।
G20 सम्मेलन के मुद्दे क्या हैं वो जरा समझिए। सबसे महत्वपूर्ण आतंकवाद जो वैश्विक स्तर पर इस समय समस्या नजर आती है, सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान हो या फिर दुनिया के अलग अलग इलाके, टेरर फंडिंग। G20 सम्मेलन में टेरर फंडिंग पर भी चर्चा की जाएगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की जानी है। इसके अलावा कोरोना महामारी से जिस तरह से पूरी दुनिया ग्रसित रही है उस पर भी चर्चा की जाएगी G20 सम्मेलन में। वही क्लाइमेट चेंज को लेकर भी G20 सम्मेलन में सभी देश अपनी अपनी बातें रखेंगे। खाद्य सुरक्षा को लेकर भी G20 सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर G20 सम्मेलन में चर्चा होनी है। रोम में G20 के फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक भी है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं। G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स की भी बैठक होने वाली है। कोरोना महामारी की रोकथाम पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में जो बैठक होगी वो ज्वाइंट बैठक होगी जिसमें निर्मला सीतारमण को हिस्सा लेना है। वहीं आज लखनऊ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। बीजेपी की मेगा सदस्यता अभियान का आगाज मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ में चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। अंत्योदय को साकार करता उत्तर प्रदेश पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की बैठक भी करेंगे और इस दौरान सीएम योगी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश की चुनावी नब्ज टटोलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अमित शाह राजधानी लखनऊ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी रोडमैप पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही पार्टी के सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। बता दें, यूपी में बीजेपी के करीब 2 करोड़ 30 लाख सदस्य हैं, जिसको पार्टी ने 4 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही पार्टी के LED प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आने वाले 1 महीने में अमित शाह 3 बार यूपी का दौरा करेंगे। 29 अक्टूबर को अपने दौरे के बाद अमित शाह वाराणसी में 13 और 14 नवंबर को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाह 22 नवंबर को भी लखनऊ में DGP कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। उत्तर बंगाल के 5 दिनों के दौरे को खत्म करने के बाद ममता बागडोगरा से सीधे ही विमान पकड़कर सीधे पणजी एयरपोर्ट पहुंची। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ममता का यह दौरा अहम होने जा रहा है। इस साल की शुरुआत में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की प्रचंड जीत के बाद नई दिल्ली की यात्रा के बाद ममता का किसी दूसरे राज्य की ये पहली यात्रा है। गोवा पहुंचने के बाद ममता बनर्जी आज TMC की गोवा यूनिट के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी, जिसके बाद वो गोवा के बाजारों में जाकर स्थानीय लोगों से भी मिलेंगी और उनसे बातचीत करेंगी। स्थानीय लोगों से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी पणजी से 30 किलोमीटर दूर बने एक मंदिर में भी जाएंगी और वहां भगवान के दर्शन करेंगी। दिल्ली हरियाणा आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 10 महीने बाद टिकरी बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया है। यहाँ हजारों किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टिकरी बॉर्डर पर 8 में से 4 बैरिकेड्स को हटा लिया गया है। दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर पर लगी कंक्रीट की दीवार और नुकीली कीलों को हटाने में जुट गई है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य बंद हुई सड़कों पर आवाजाही शुरू करना है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अभी कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉर्डर अभी बंद ही है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम से ही JCB की मदद से कंक्रीट की दीवारों, सीमेंट के बैरिकेड्स को हटाने में जुटी हुई है। अगर दिल्ली पुलिस इन बैरिकेड्स को हटा देती है तो दिल्ली रोहतक मार्ग खुलने से आने जाने में हो रही परेशानियों से निजात मिल सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिन में उम्मीद है कि पुलिस इन बैरिकेड्स को हटा देगी और इन रास्तों पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगेंगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल दिवाली मेले की शुरुआत की। सीएम योगी ने गुरुवार शाम को राजधानी लखनऊ में झूलेलाल घाट पर इसका उद्घाटन किया। दीपावली मेला 4 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में फूड स्टॉल, मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जाएगा। दीपावली मेला को खास बनाने में जुटे लखनऊ नगर निगम ने पहले हजरतगंज को सजाया था और अब मेला स्थल झूलेलाल वाटिका को संवारा गया है।
दिवाली मेले के आयोजन के दिन सीएम योगी ने अयोध्या का भी जिक्र किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि पहले की सरकारें अयोध्या जाने से डरती थी। इसके साथ ही यूपी के मंत्री भी राम और कृष्ण का नाम लेने से बचते थे। यूपी के मिर्जापुर में निजी स्कूल में शरारत करने पर कक्षा 2 के छात्र को सजा के तौर पर प्रिंसिपल ने बिल्डिंग की छत से पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया। बच्चे को लटकाने का फोटो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मामला अहरोरा में स्थित सद्भावना शिक्षण संस्थान जूनियर हाई स्कूल का है, जहां पर गुरुवार की दोपहर स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र को गोलगप्पा खाने के दौरान बच्चों के साथ शरारत करने के कारण अजीबोगरीब सजा मिली। बच्चों की शरारत से नाराज होकर स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज विश्वकर्मा ने सजा देने के लिए बच्चे का एक पैर पकड़कर बिल्डिंग के नीचे लटका दिया। जब ये वाकया हुआ तो आसपास और भी बच्चे मौजूद थे। और अब देखिए वो खबरें जो आपके काम की हैं। टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से एयर इंडिया का बकाया तत्काल चुकाने के लिए कहा है। इसके अलावा अब सफर के लिए सिर्फ कैश में ही टिकट खरीदने के लिए कहा गया है। बता दें कि हाल ही में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीदा है, जिसके बाद एयर इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से एक मेमोरेंडम जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। सरकार के इस कदम के बाद से एयर इंडिया में मुफ्त में सफर करने वाले सरकारी अधिकारियों को अब एयर इंडिया में सफर के लिए पैसे का भुगतान करना होगा। बता दें कि मौजूदा वक्त में बहुत से सरकारी अधिकारियों का एयर इंडिया में हवाई यात्रा का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। ऐसे में सरकार पर एयर इंडिया का भारी भरकम बकाया है। अगर आप भी त्योहारी सीजन में हवाई सफर करके अपने घर या कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। अगर फ्लाइट टिकट बुक कराने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कोई भी व्यक्ति IRCTC एयर के जरिए बहुत कम सुविधा शुल्क के तौर पर सिर्फ 50 रुपए देकर टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। IRCTC ने ट्वीट के जरिए IRCTC एयर के साथ टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी शेयर की है। IRCTC के ट्वीट के मुताबिक आप अपने घर जाने के लिए IRCTC एयर पर जाकर फ्लाइट की टिकट बुक करा सकते हैं। साथ ही हर बुकिंग पर बेनिफिट भी पा सकते हैं। यूजर को इन फायदों को पाने के लिए air.irctc.co.in पर जाना होगा या फिर ऐप को डाउनलोड करना होगा। दिवाली और छठ पूजा पर बिहार जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली से पटना जाने के लिए विशेष गाड़ियों की सीरीज में आज से पहली गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन आनंद विहार से पटना के बीच चलेगी। गति शक्ति एक्सप्रेस पूरी तरह एसी इकोनॉमी क्लास के कोच की ट्रेन होगी। इसका किराया सामान्य एसी क्लास से करीब 8% कम होगा। फिलहाल इस ट्रेन को फेस्टिवल स्पेशल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। आनंद विहार से यह ट्रेन रात 11:10 पर चलकर अगले दिन दोपहर 3:45 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन पटना से शाम 5:45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 9:50 पर आनंद विहार पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय नगर, दानापुर में भी रुकेगी। आनंद विहार से ये ट्रेन 29 और 31 अक्टूबर को और फिर 2, 5 और 7 नवंबर को चलेगी। पटना से 30 अक्टूबर, उसके बाद 1, 3, 6 और 8 नवंबर को चलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी तनख्वाह से पीएफ खाते यानी सरकारी सेविंग स्कीम प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है तो संभव है कि आपको ये पता होगा कि आपके अपने पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन कर लेना है। आपको अपने पीएफ अकाउंट में जमा हो रहे फंड का एक नॉमिनी चुनना होता है, जिसके तहत आपके न होने की स्थिति में ये पैसा उसे मिलता है। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनी किसी को नहीं चुना है तो अब घर बैठे ऑनलाइन ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी तय कर सकते हैं। पीएफ खाते में नॉमिनी का नाम भरने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अगर अब तक आपने अपने नॉमिनी का नाम नहीं भरा है तो उसके लिए ईपीएफओ ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हुए नर्वस हो रहे हैं तो इस खबर में बताए जाने वाले टिप्स आपके काम आ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंटरव्यू में कैंडिडेट से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब इंटरनेट से रटने के बजाय अपनी तरफ से तैयार करके इंटरव्यू के लिए जाएं।
इससे आप नर्वस महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान खुद की मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें जिससे उसे आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की झलक नजर आए। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होकर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अपने स्कूल से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक के बारे में बताएं। अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हो या कहीं इंटर्नशिप का अनुभव हो तो उसका भी जिक्र करें। इंट्रोडक्शन में हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सच बोलें। लेकिन पुरानी नौकरी का एक्सपीरियंस बहुत खराब भी होता है तो अपनी पुरानी कंपनी और बॉस की बुराई ना करें, क्योंकि उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज यूपी के ललितपुर दौरे पर प्रियंका गांधी जाने वाली हैं। किसान परिवारों से वो मुलाकात करेंगी और कथित तौर पर खाद के लिए लाइन में किसान की मौत मामले को लेकर प्रियंका मृतक किसान के परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। खाद की किल्लत का मुद्दा जरूर उठाएंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी बुंदेलखंड में खाद की भयंकर किल्लत को लेकर पहले भी बयान देती रही हैं और अब एक बार फिर से वो अब बुंदेलखंड का दौरा करेंगी। ललितपुर का दौरा करने वाली हैं प्रियंका गांधी और खाद के लिए लाइन में किसान की कथित मौत को लेकर अब उस किसान के परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। लेकिन देखिए, प्रियंका गांधी का इस दौरान बेहद अलग अंदाज नजर आया। देखिए आप, जब वो लोगों से मुलाकात कर रही हैं, एक के बाद एक रेलवे स्टेशन पर भी आप उनको तस्वीरों में देख सकते हैं। ट्रेन के माध्यम से वो अब अपना जो यात्रा है उसे जरूर आगे बढ़ा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह कि अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, कांग्रेस महासचिव है और अब ऐसे में पूरी तरह से फुल मोड में नजर आ रही है प्रियंका। क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। अब आज आर्थर रोड जेल से आर्यन की रिहाई संभव मानी जा रही है। कल कोर्ट ने रिहाई, एक कहा जाए जो बेल पिटिशन है उसे मंजूर कर लिया था। उसके बाद में जो तमाम प्रोसेस है, लीगल प्रोसीडिंग्स, उसके लिए वक्त लगता है। अब माना जा रहा है कि आज आर्यन की रिहाई संभव है। आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट को भी बेल मिली है। शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर इस खुशी के चलते पटाखे फोड़े गए हैं। जमानत मिलने पर 7 दिन पहले ही एक तरह से मन्नत के बाहर दिवाली मना ली गई है और उसके बाद में शाहरुख खान अपनी इस पूरी लीगल टीम के साथ में खुशी भी जाहिर करते हुए नजर आए। चेहरे पर एक अलग मुस्कान जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि एक लंबा वक्त जरूर कहा जाए आर्यन खान को जेल में बिताना पड़ा। 2 अक्टूबर को जब आर्यन खान को पकड़ा गया था, 2 से लेकर आज 29 अक्टूबर है। आप समझिए, इतना लंबा दिन, इतना लंबा वक्त आर्यन खान को जेल में बिताना पड़ा। नाम आर्यन खान, उम्र 24 साल, पहचान शाहरुख खान का बेटा। आरोप ड्रग्स लेने और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट से संबंध। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर एनसीबी ने इतने गंभीर आरोप जड़े थे कि देश की नजरें चाहे अनचाहे इस केस पर टिक गई थी और 2 बार सेशंस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शाहरुख एंड फैमिली की सारी उम्मीदें हाई कोर्ट पर टिक गई थी। डर अलग था कि कहीं हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हुई तो दिवाली की छुट्टियों की वजह से जमानत 15 नवंबर तक अटक न जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लिहाज से शाहरुख को जन्मदिन का एडवांस गिफ्ट दे दिया, आर्यन को जमानत दे दी। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। कोर्ट ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दे दी है। हालांकि अदालत से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या शनिवार तक रिहा किया जाएगा। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। शाम करीब 4:45 पर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से कई दलीलें दी। मसलन आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।
आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कांटेक्ट में रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने एनसीबी की दलीलों को खास महत्व नहीं दिया। हाँ, जमानत की कई संभावित शर्तों से आर्यन को जमानत के दौरान बंधे रहेंगे और इन शर्तों का जरा सा भी उल्लंघन उन्हें दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। मसलन आर्यन को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। आर्यन मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते। आर्यन दूसरे आरोपियों के संपर्क में नहीं रहेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और आर्यन ऐसी किसी गतिविधि में नहीं जुटेंगे जिसका आरोप उन पर लगा है। आर्यन को हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगानी होगी। अधिकारी जब बुलाएंगे तब आना पड़ेगा। यानी आर्यन को तमाम शर्तों के साथ जमानत मिलेगी। फिलहाल शाहरुख एंड फैमिली को इंतजार है आर्यन के जेल से बाहर आने का। इस बीच जमानत की खबर आते ही मन्नत के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अहमदाबाद में हाल ही में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के टूटने का कांग्रेस नेता हितेंद्र ने दावा कर तस्वीरें ट्वीट की। पुल हादसे को लेकर क्या कांग्रेस नेता के दावे में दम है? देखिए फैक्ट चेक सेगमेंट। सियासत में अक्सर एक पार्टी के नेता अपनी राजनीतिक विरोधी पार्टियों को घेरने के लिए आरोप लगाते हैं। ऐसा ही किया कांग्रेस की दलित विंग के राष्ट्रीय संयोजक हितेंद्र ने। उन्होंने एक टूटे हुए पुल की कुछ तस्वीरें ट्वीट की और दावा किया कि अहमदाबाद में अजित मिल 4 रास्ता के पास एक निर्माणाधीन पुल टूट गया है। फिर क्या था? हितेंद्र के इस ट्वीट को कोट करते हुए कई यूजर्स ने गुजरात मॉडल पर निशाना साधा। लेकिन क्या वायरल हो रही ये तस्वीरें गुजरात की हैं? हमने ये जानने के लिए पड़ताल शुरू की। सबसे पहले तो हमने अहमदाबाद में अजित मिल 4 रास्ता के पास कोई पुल गिरने की खबर के बारे में सर्च किया, लेकिन हमें इस दावे की पुष्टि करती हुई कोई रिपोर्ट नजर नहीं आई। और ज्यादा सर्च करने पर हमने पाया कि नागपुर में 19 अक्टूबर को देर रात एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज टूट गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई अखबारों और वेबसाइट्स ने इस घटना के बारे में खबरें प्रकाशित की थी। इंटरनेट पर इससे जुड़ी कुछ तस्वीरों के साथ मिलाने पर स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस नेता हितेंद्र ने जो फोटोज ट्वीट की है वह अहमदाबाद नहीं बल्कि नागपुर की है। यानी कि कांग्रेस नेता हितेंद्र ने जो तस्वीरें पोस्ट की है वो है तो सही, लेकिन गलत दावे के साथ उन्हें शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने नागपुर की तस्वीरों को अहमदाबाद का बताया है, यानी कि कांग्रेस नेता हितेंद्र का दावा भ्रामक निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और न्यूज उदय में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी है।